हाउ डज दिस SIP वर्क? 1000 रुपीज का सिप चालू करते हैं तो हर महीने 1000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा आपके चुने हुए फंड में। लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कंपाउंडिंग है इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना कंपाउंडिंग का आपको फायदा ज्यादा होता है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि SIP ने लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट आउटकम दिया? मैंने जब शादी की ना, शादी के लिए मेरा बड़ा सा एक्सपेंस SIP के थ्रू आया था। वाह, डेली SIP क्या है, किस तरह से काम करती है? जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में 6 आउट ऑफ 10 पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। चाय की टपरी हो, सब्जी बेचता हो, दुकान लगाया हो, तो आप अगर उस बंदे को ये बोले कि अच्छा आप मंथली 5000 रुपया इन्वेस्ट करो तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कैश फ्लो मैच नहीं होता है। बट वहीं आप अगर बोलेंगे कि अच्छा हाँ 100 रुपया डेली करो या 50 रुपीज पर डे, दैट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर देम। तो डेली में मिनिमम कितना है? हमारे पास अभी ऐसे भी प्रोडक्ट है जहाँ पे आप 10 रुपीज के साथ शुरू कर सकते हैं। 10 रुपीज पर डे। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बिल्डिंग भारत्स वेल्थ माइंडफुली। और इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं SIPs के बारे में। SIPs का पावर क्या है, कंपाउंडिंग का मैजिक किस तरह से काम करता है और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में कितना फायदा देती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ है नीलेश टी नायक, हु इज द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स Share.Market फोनपे वेल्थ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच। तो नीलेश, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SIPs के बारे में और जानकारी के साथ। तो हाउ डज दिस SIP वर्क? गीतांजलि, ये जो सिप है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई थिंक काफी लोग एक रिकरिंग डिपॉजिट से फेमिलियर है, जो कैसे चलता है। तो सिप भी उसी तरह है। एक आप पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी पे एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट आपका इन्वेस्ट होता है, जैसे कि मंथली सिप हो गया। 1000 रुपीज का सिप चालू करते हैं तो हर महीने 1000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा आपके चुने हुए फंड में। तो इस तरह से ओवर टाइम आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते हैं म्यूचुअल फंड के। उसके कई सारे फायदे भी है, क्योंकि आप ओवर टाइम जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स आता है। एक वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो आप सिर्फ फंड चूज कीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए कि आपको वीकली करना है, मंथली करना है, डेली करना है, और अमाउंट चूज कीजिए और वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्ट होते जाता है उस फंड में। अच्छा, तो SIP इतना पॉपुलर क्यों हो गया स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच? इसके पीछे कई सारे रीजंस है एक्चुअली। एक तो ना ये कन्वीनियंस है। कई सारे लोगों का एक मंथली इनकम होता है, हाँ। तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि मंथली आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें। आपके वॉलेट पे लोड नहीं आता है, राइट। सेकंड है कि मेरिट। ये जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है जिसमें सिप होती है, इट हैज बीन इन देयर फॉर ऑलमोस्ट नाउ 30-35 ईयर्स। और अपने जो प्रॉमिस पे वो खड़ा उतरा है, मतलब लोगों ने रिटर्न्स देके है, वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, तो इसके कारण भी काफी लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। साथ ही साथ इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आप जैसे मीडिया हाउसेस इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एमफी म्यूचुअल फंड सही कैंपेन करके उसके थ्रू एजुकेट कर रहा है। गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा रोल है इसमें, जो हम बोलते हैं इंडिया टेक। उसके कारण जो ऑनबोर्डिंग है कस्टमर का वो बहुत आसान हो गया है। पहले जमाने में आपको लंबे लंबे फॉर्म फिल करने पड़ते थे, आज वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है, चेक काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, UPI है। तो ये कई सारे रीजंस है, उसके कारण ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और काफी पॉपुलर भी हुआ है SIP ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स स्पेशली, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस हो गया है। करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं मार्केट वॉलेटिलिटी के, तो उसमें SIP इन्वेस्टर्स जो हैं उनको क्या एडवांटेज मिलता है? पहले तो जब हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, जनरली वॉलेटिलिटी मतलब लोग समझते हैं कि मार्केट नीचे जाना, राइट। बट वॉलेटिलिटी इज एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स, राइट। बट जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है या फायदा है, वो ये है कि जब मार्केट नीचे जाता है उस टाइम पे आप जब एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये मान लीजिए कि सेल चल रहा है। एक आपको कोई भी ड्रेस खरीदना है, मान लो, ठीक है, उसका प्राइस है 2000 रुपीज, बट जब सेल चलता है तो आपको 30% सेल है तो उतना वो कम में मिलेगा। तो उसी तरह मार्केट में भी जब
मार्केट नीचे जाता है तो सिप में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो इसको हम लोग एवरेजिंग बोलते हैं, और इसके कारण आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो भी कम हो जाता है इन्वेस्टिंग का, और बहुत बढ़िया तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। तो हमारी फीमेल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से आपने ये चीज समझाई है। तो अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें तो इसको वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल कहा जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टिंग में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? देखिए गीतांजलि, ये आपको अगर समझना है ना, तो हम एक्चुअली स्कूल में एक ना सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+r⁻t। फ्यूचर वैल्यू हमें सबको पता है, जो आपको वेल्थ क्रिएट करना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? R इज रेट ऑफ रिटर्न और T इज टाइम। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है 8th या 9th ग्रेड में हमने पढ़ा था। मैं तो कहूंगा कि मैं एक्चुअली 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ। बिजनेस स्कूल में फाइनेंस पढ़ा है, CFA में फाइनेंस पढ़ा है, बट सबसे अगर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मुझे लगता है वेल्थ क्रिएशन में आज भी है, तो वो ये है। तो सिप में क्या होता है, ये फॉर्मूला परफेक्ट बैठता है। प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते हो, आप एवरी मंथ करते हो, इसके कारण आपका वो क्यूमुलेटिव बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ओवर टाइम। आप इक्विटी में अगर SIP कर रहे हो तो वहां पे रिटर्न जनरली अच्छा रहता है, मतलब हिस्टोरिकली 12 to 13% इवन लार्ज कैप फंड्स ने दिया हुआ है रिटर्न, तो वो टिकमार्क होता है। और जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका टाइम होराइजन भी लंबा रहता है। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर एक होके आपको कंपाउंडिंग में बेनिफिट करते हैं। और एक कंपाउंडिंग का ना समझने के लिए एक सिंपल सा एक रूल ऑफ 72 करके होता है। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपका रिटर्न मान लो 12% है, तो आपका पैसा 72 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 6 साल में डबल होगा। अच्छा। ठीक है। वही अगर आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 4 टाइम्स होगा। पहले 6 साल में डबल होगा, उसके बाद डबल का डबल मतलब 4 टाइम्स। तो ये जो है ना, इसको एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कंपाउंडिंग है, इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, राइट? और इसी के कारण, क्योंकि आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना कंपाउंडिंग का आपको फायदा ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम काफी सारे हमारे जो नए इन्वेस्टर्स है, जो 20s में है, अर्ली 30s में है, उनको ये सलाह देते हैं कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, क्योंकि आपके पास लंबा पीरियड है कंपाउंड करने के लिए। तो उस नजरिए से अगर आप देखते हैं तो ये काफी अच्छा तरीका है कंपाउंडिंग से बेनिफिट लेने का। तो नीलेश, नॉर्मली हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का ना एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम SIP करें या लमसम इन्वेस्ट करें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट लॉजिक का है कि रिस्क रिटर्न किस में कम ज्यादा होता है, और दूसरा है कन्वीनियंस। तो पहली बात तो यह है कि आपको अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना कन्वीनियंट लगता है तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। आई थिंक अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री विल हैव रेगुलर इनकम। अगर आप नौकरी करते हैं तो मंथली इनकम आएगा, अगर आपका एक छोटा सा दुकान है तो आपका डेली आएगा। तो उस हिसाब से आपको कन्वीनियंस मिलता है, तो आप सिप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आपको लमसम कब करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट? जो काफी लोगों के पास नहीं होता है, तो इसलिए सिप बहुत हेल्प करता है। बट अगर आपके पास लमसम है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना है। अभी कहाँ इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे। एक तो ये है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है लमसम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने में, प्रोवाइडेड कस्टमर का रिस्क एपेटाइट है। मतलब जो उतार चढ़ाव होता है मार्केट में, तब आपको डर नहीं लगना चाहिए। या फिर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज कीजिए जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है, चाहिए वो हाइब्रिड फंड हो, लार्ज कैप हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल, राइट? तो आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कीजिए और उसमें लमसम कीजिए, बट आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। और कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में जैसे वैल्यूएशंस बोलते हैं कि अगर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सपेंसिव है मार्केट, तो हो सकता है उस समय पे आप एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि लिक्विड फंड हो या डेट फंड हो, और उसमें से भी आप धीरे धीरे ट्रांसफर कर सकते हो इक्विटी में। अच्छा। तो करना जरूर चाहिए, क्योंकि आप अगर आइडल रखोगे फंड तो उससे आपको बैंक अकाउंट में 3-3.5% रिटर्न मिलेगा। आपको वो पैसा लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। तो अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए, वरना SIP तो बेस्ट है ही। करेक्ट, यस। ऑलराइट। तो अगर SIP की हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है
कि एसआईपी ने लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट आउटकम दिया और रिजल्ट दिया? कई सारे एग्जाम्पल्स है गीतांजलि। मैं तो इस इंडस्ट्री से, जैसे मैंने पहले भी बोला, 25 साल से जुड़ा हूँ। बट जो सबसे कॉमन मेरे को जो दिखा है ना, जो बेनिफिट और जो एक्चुअल इन प्रैक्टिस वी हैव सीन पीपल, एसआईपीज हैव हेल्प पीपल, वो मुझे तब दिखता है जब कोई भी ना घर खरीदते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ किसी को, और पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती, काफी बार लोग सामने से खुद ही बोलते हैं। बताते हैं। करेक्ट। तो लोग जैसे 30-35% डाउन पेमेंट करते हैं घर के लिए, तो कहते हैं कि ये तो मैंने मेरे सिप स्टॉप कर दिए है और रिडीम करके मैं ये डाउन पेमेंट कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक केस है लगभग 10 साल पहले का, 2013 आई रिमेम्बर। मेरे ही बिल्डिंग में एक फैमिली रहती थी रेंट पे। तो एक रहता है ना, एक इंडियन फैमिली है जो पहला घर खरीदना है, लगता है अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, तो देयर इज ऑलवेज दैट फियर कि मुझे घर तो खरीदना है, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। तो उन्होंने भी मुझे ये बात कही थी। बट आई थिंक एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए है, तो यस, आपका अगर एक्चुअल नीड है तो आपको जरूर रिडीम करके करना चाहिए। बट इस केस में जो 2013 की मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उस समय से अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस में उतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। बट 2013 से जो मार्केट है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, राइट? तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर आपका थोड़ा गोल डिले करते हैं तो काफी बार उसका फायदा भी होता है। बट कहने की बात है कि इससे कई सारे इन्वेस्टर्स है जिनको बेनिफिट मिला है। मैं खुद की बात करूंगा, मैंने मेरा पहला सिप आई थिंक 2002 में चालू किया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, आई थिंक 2400 या 500 के लेवल पे होता था उस समय, वहां से 4500 पहुंचा तो मैंने सब रिडीम किया। पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि छोड़ देना चाहिए था। मतलब मुझे लगा डबल हो गया तो अभी निकाल दो, अभी कितना बढ़ेगा, राइट? इनफैक्ट मैंने जब शादी की ना, शादी के लिए मेरा बड़ा सा एक्सपेंस एसआईपी के थ्रू आया था, जो मैंने इक्विटी फंड्स में किया था। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। यहाँ तो आप खुद इंस्पायर कर रहे हैं मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। अभी हमने रियल एग्जाम्पल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डेली एसआईपी की। आपसे पहले जो है, पहले एपिसोड में इस सीरीज के मैंने उज्जवल से बात की थी, तो ही मेंशन्ड डेली एसआईपी। तो ये डेली एसआईपी क्या है, किस तरह से काम करती है? या तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है मंथली एसआईपी और डेली एसआईपी में। तो जैसे कि मैंने कहा, जो नौकरी करते हैं, दोज हु आर डूइंग जॉब्स, दे हैव देयर मंथली इनकम, राइट, जो सैलरी मिलती है अपने को। बट इफ यू लुक एट डेटा, जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, 6 out of 10 पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब उनका भले ही छोटा सा दुकान हो, चाय की टपरी हो, सब्जी बेचता हो, दुकान लगाया हो, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए डेली इनकम आता है, कैश फ्लो आता है, राइट? तो आप अगर उस बंदे को ये बोले कि अच्छा आप मंथली 5000 रुपया इन्वेस्ट करो, तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कैश फ्लो मैच नहीं होता है। बट वहीं आप अगर बोलेंगे कि अच्छा हाँ 100 रुपया डेली करो या 50 रुपीज पर डे, दैट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर देम। तो इस तरह से जो मेन डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट में, वो सिर्फ कैश फ्लो के टाइमिंग का है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, डेली या मंथली। तो डेली में मिनिमम कितना है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? इनफैक्ट हमारे पास अभी ऐसे भी प्रोडक्ट है जहां पे आप 10 रुपीज के साथ शुरू कर सकते हैं। 10 रुपीज पर डे, राइट? तो इतना आसान है, कन्वीनियंट है इन्वेस्ट करना ये प्रोडक्ट में। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जो एसआईपी है उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए? देखिए, पहले तो ना आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या छोटे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं तो कहूंगा कि जो नॉर्मल इक्विटी फंड्स में एसआईपी होते हैं वो तो लंबे समय के लिए होने चाहिए। यू शुड बी श्योर दैट यू आर डूइंग दिस फॉर bare minimum 3 years। उसके नीचे है तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, राइट? तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना एक डिसाइड कीजिए। दूसरा, खुद के रिस्क प्रोफाइल को समझिए। ये नहीं कि चलो गीतांजलि ने इस फंड में इन्वेस्ट किया तो मैं भी उसमें करूं, ठीक है? क्योंकि आपका जो रिस्क प्रोफाइल वो अलग हो सकता है। तो मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? अगर आप बिगिनर हो तो कम रिस्क लेना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ओवर टाइम यू विल लर्न कि आपका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल क्या है जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आप अच्छे से 2-3 फंड्स चूज कीजिए जो लंबे समय के लिए आप, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो, इस टाइप के फंड अप्रोप्रिएट होते हैं। और ये सोच के चलिए चाहे कुछ भी हो, मेरे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको कंटिन्यू करना है उसमें,
राइट? तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक मोस्ट लाइकली यू विल बी सक्सेसफुल, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ मैं ये समझ रही हूँ कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है, उससे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो फायदे होंगे। करेक्ट। और ये इन्वेस्टमेंट में नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में हर वक्त में इट इज वेरी वेरी यूजफुल, राइट? नीलेश जी, अब मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। आपको 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो तब का इन्वेस्टर और अब का जो इन्वेस्टर है, अब मेनली जेनजीज आ गए हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअली बहुत फर्क है गीतांजलि। जब मैंने करियर चालू किया था, तब जब हम म्यूचुअल फंड पिच करते थे कस्टमर्स को, एक तो 20s में कोई इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करता था। मोस्टली वी यूज्ड टू टॉक टू पीपल हु आर इन लेट 30s और अर्ली 40s एंड बियॉन्ड, राइट? यू आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस, राइट? फर्क ये था कि उस जमाने में लोगों का ना जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का जो एपेटाइट था वो बहुत कम था। कई सारे लोग एक्चुअली सेफर इन्वेस्टमेंट ढूंढते थे कि मेरे को एफडी से थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट दे दीजिए, उसके लिए वो पूछते थे। तो उसमें हम फिक्स्ड इनकम फंड्स भी बहुत बेचते थे। आज के दिन में जो जेनजी है वो रिस्क टेकर है, हर चीज में, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट। आई थिंक क्लासिक केसेस आर क्रिकेट, राइट? द व्हाट वी यूज्ड टू वॉच ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड वर्सेस व्हाट वी सी टुडे। एटलीस्ट मैं तो 90s में बड़ा हुआ हूँ, तो उस समय तो हाल बहुत बेहाल था अपना। बट अभी के क्रिकेटर्स इतने डायनेमिक है और रिस्क टेकर्स है, इसलिए अच्छा भी कर रहे हैं। सेम चीज इन्वेस्टमेंट में भी हो रही है। तो एक तो इक्विटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 90% से ज्यादा जो इन्वेस्टर है जो सिप चालू कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो इक्विटी में चालू करते हैं, ठीक है? दूसरा है, थोड़े से इम्पेशेंट है, मतलब कभी कभी सिप बंद करना, किसी और फंड में स्विच करना वगैरह। बट मैं समझता हूँ कि ये कोई एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज क्या होता है कि आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, हम कितना भी ये मतलब एजुकेट करे कस्टमर को, एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये जेनजी इन्वेस्टर्स 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, उनको खुद समझ में आएगा कि आप अगर बने रहते हैं, आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी उसमें भलाई है। जो मैंने जब फर्स्ट सिप चालू किया था, विद इन आई थिंक 2.5 years आई स्टॉप्ड इट दोज डेज। आई थिंक दैट वाज माय एक्सपीरियंस, राइट? सो इसी तरह से जेनजी भी सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में इक्विटी जो है वो थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो कस्टमर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसीलिए जरूरी है जो आप इनिशियली फंड चूज करते, वो सोच समझ के कीजिए, आपका रिस्क प्रोफाइल ध्यान में रख के। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जेनजीज हु आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स टुडे। बहुत जनरेशन ऐसी है कि इन्वेस्ट कर रही है आजकल। तो उनके बेसिकली देखा जाए तो सैलरीज भी बहुत हैं, सो दे आर केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग। यस, ऑफ कोर्स। बट जैसे कि आपने पेशेंस की बात की, उनमें पेशेंस नहीं है, वो बहुत उतार चढ़ाव से, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इनफैक्ट वो इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं लोगों के उससे। तो क्या कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो जेनजीज करते हैं? देखिए, मिस्टेक्स तो हर कोई इन्वेस्टर करता है। अब यू कैन नॉट से कि मैं कोई भी इन्वेस्टर परफेक्ट रहेगा, राइट? तो कई सारे इन्वेस्टर बिना सोचे समझे एक बहुत अग्रेसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप हो गया, सेक्टर फंड हो गया, या फिर थोड़ा सा एनएवी ऊपर नीचे हो गया तो स्टॉप करना एसआईपी या रिडीम करना। इस तरह के मिस्टेक्स तो होते हैं, बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ओवर टाइम एक्सपीरियंस के साथ आई थिंक एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एज दे से। उसके साथ आई थिंक देयर बिहेवियर विल आल्सो इम्प्रूव। राइट। तो थैंक यू सो मच नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि एसआईपी के क्या बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है आपको आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में फायदे दिलाती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।